तारक मेहता का उल्टा चश्मा को 18 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं और ये आज भी चल रहा है, वो भी 4700 से भी ज्यादा एपिसोड के साथ। लेकिन एक अजीब चीज नोटिस की तुमने, ज्यादातर लोग टीएमके को देखना तो चाहते हैं लेकिन नए एपिसोड नहीं बल्कि उनके पुराने एपिसोड। अगर ये शो आज भी चल रहा है तो इसका डाउनफॉल हुआ क्या और क्या कारण है कि आज के टाइम पर ये शो चले या न चले किसी को फर्क भी नहीं पड़ता। क्या ये सब कुछ वहां से शुरू हुआ जहाँ से दया बहन ने इस शो को छोड़ दिया था, या इसका डाउनफॉल उसकी सक्सेस के साथ शुरू हो गया था। ये शो स्टार्ट हुआ था 2008 में और तारक मेहता का उल्टा चश्मा की कहानी ओरिजिनल नहीं थी। ये गुजराती राइटर थे तारक मेहता। ये उनकी लिखी हुई कॉमेडी स्टोरीज पर बेस्ड थी जो कि एक मैगजीन में पब्लिश होती थी। उस टाइम पर वही टीवी शोज आते थे जिसमें कुछ ना कुछ ड्रामा होता था, मतलब वही सास बहू और रोज का ड्रामा चलता था। तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने सीधा एक अलग चीज दी, वो था फैमिली कॉमेडी, जहाँ पर गोकुलधाम सोसाइटी एक आम लोगों की सोसाइटी लगती थी और जो उनकी कहानियां थी, उनकी जो दिक्कतें थी वो हमारे जैसी ही थी और उसी वजह से हम मिडिल क्लास लोग उनसे रिलेट कर पाते थे। जैसे पानी की दिक्कत, लाइट का बिल आना, महंगाई, बिजनेस में कोई घाटा हो गया, घर वालों से झगड़े, सोसाइटी के झगड़े। कोई भी कैरेक्टर ऐसा नहीं था कि भाई वो सब कुछ सब एकदम परफेक्ट ही हो। उन सारे कैरेक्टर्स में कमियां थी और वो कमियां ही उन कैरेक्टर्स को फनी बनाती थी। और ऐसा नहीं था कि भाई शो में सोशल मैसेज नहीं होते थे, सोशल मैसेज भी होते थे लेकिन उसमें कॉमेडी सबसे पहले आती थी। जिसमें तो मान लो जेठालाल एक मेन कैरेक्टर था जिसके अराउंड ही सारी चीजें होती थी। जैसे दया जेठालाल की हमेशा बेइज्जती करती थी, फिर भिड़े उससे लड़ता रहता था। वहीं पर तारक मेहता उनको अपनी प्रॉब्लम से बचाते थे। नट्टू काका और बागा उसे परेशान करते थे और वहीं पर बबीता जेठालाल की क्रश हुआ करती थी। चंपक लाल उसे डांटते थे। ये शो सक्सेसफुल इसलिए हुआ था क्योंकि गोकुलधाम के लोग हमारे जैसे लगते थे, हम उनसे काफी हद तक रिलेट कर पाते थे। जैसे जैसे शो और भी ज्यादा सक्सेसफुल हुआ, इस शो के एपिसोड की डिमांड और भी ज्यादा बढ़ती गई। लेकिन ये जो भी डेली सिटकॉम्स होते हैं, इनको नई नई हमेशा स्क्रिप्ट चाहिए, लगातार इनको शूटिंग करना, फिर टाइम पर उन एपिसोड को टीवी के ऊपर लॉन्च करना। उन लोगों को जरूर पता होगा जो कॉमेडी स्क्रिप्ट लिखते हैं या फिर जो कॉमेडियंस को देखते हैं कि कॉमेडी को लिखना भाई इतना ज्यादा आसान नहीं, इसको अच्छा खासा टाइम देना पड़ता है लिखने के लिए, तब जाके भाई वो जोक वहां पर लैंड करेगा और तब जाके वो जोक बहुत ज्यादा अच्छे से एग्जीक्यूट हो पाएगा। लेकिन प्रोडक्शन प्रेशर के चक्कर में इस शो का डायरेक्शन ही चेंज हो गया, क्वालिटी से सीधा क्वांटिटी के ऊपर। इस शो का मेन पर्पस शिफ्ट हो गया एंटरटेनमेंट से सीधा भाई एपिसोड ही लॉन्च करने। अब तो बस वही तेज तेज रोज कुछ ना कुछ करना ही है, चाहे पसंद आया फिर ना। बेफालतू में वो स्टोरी को खींचने लगे, बार बार वही सेम डायलॉग्स, सेम चीजें जो कि उनके लिए पहले काम की थी। यहाँ तक कि सबसे मेन चीज चेंज हुई गोकुलधाम सोसाइटी में, जहाँ पर इस सोसाइटी का मेन इम्पैक्ट ही खत्म हो गया। जो पुरानी सोसाइटी थी उसमें बहुत ज्यादा छोटे और बहुत ज्यादा सिंपल रूम्स थे और फर्नीचर भी एकदम बहुत सिंपल सा ही था। दीवारी भी ऐसी नहीं थी कि भाई बहुत चमक रही है या फिर एकदम चटक कलर है उनका। हर एक कैरेक्टर का घर उनके बारे में बहुत कुछ बताता था। किसी को अगर मोबाइल, कंप्यूटर या फिर साड़ी भी खरीदनी थी तो उसके पीछे एक कहानी होती थी। लेकिन जब नई गोकुलधाम सोसाइटी बनी तो सबके घर एकदम अमीरों वाले हो गए। सबके घर में महंगे महंगे फर्नीचर्स आ गए, दीवारों पर एकदम वो चटक सा कलर आ गया, सबको एक बड़े बड़े कमरे मिल गए। मतलब ऐसा लगने लग गया कि भाई सबके सब अमीर हो गए। यहाँ तक कि शो में कैरेक्टर्स की डेप्थ खत्म हो गई थी। अगर तुम देखो तो पहले गोकुलधाम सोसाइटी बहुत ज्यादा भरी भरी लगती थी, लेकिन पता नहीं फिर वो धीरे धीरे थोड़ा खाली खाली सा नजर आने लगा। जब रेनोवेशन हुआ था तब उस टाइम पर उनका सेट दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन जो गोकुलधाम सोसाइटी की रिलेटिबिलिटी थी, जिससे लगता था कि भाई हमारे जैसे हैं, वो बिल्कुल ही खत्म हो गया। एक कॉन्सेप्ट है जिसको फ्लैंडराइजेशन बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि कैरेक्टर की जब क्वालिटी को इतना ज्यादा रिपीट किया जाए कि इवेंचुअली वही उसकी पूरी पर्सनैलिटी बन जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए तुम ये देखो, चंपक लाल पहले बहुत ज्यादा गुस्से में थे, बहुत ज्यादा फनी थे और वो कभी कभी ज्ञान भी देते थे, लेकिन बाद में उनकी पूरी पर्सनैलिटी वही बन गई कि भाई वो ज्ञान ही देते रहते कुछ ना कुछ। ऐसे ही अंजलि के कैरेक्टर के साथ हुआ। पहले उनका कैरेक्टर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था, बहुत ज्यादा सेंसिबल था, बाद में उनका पूरा कैरेक्टर वही मोस्टली डाइट फूड वाला हो गया। ऐसा ही पोपट लाल के कैरेक्टर के साथ हुआ। पहले उनका कैरेक्टर बहुत ज्यादा गुस्से में रहता था, बहुत ज्यादा कंजूस था, एक जर्नलिस्ट था जो कि बहुत ज्यादा सच के सामने खड़ा होता था, लेकिन अब उनका कैरेक्टर सिर्फ शादी शादी करता रहता है। ऐसे ही गोली के साथ हुआ। पहले वो एक बहुत ज्यादा शरारती सा बच्चा था और जेठालाल और उन दोनों की कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा खतरनाक था और उन दोनों को लोगों को स्क्रीन पे देखने में बहुत ज्यादा मजा आता था, लेकिन अब उनका कैरेक्टर मोस्टली खाना खाना ही करता। बागा के कैरेक्टर के साथ ऐसा ही हुआ। पहले वो एक टेक्नीशियन था जो हर बात को एक अलग अंदाज में बताता था, लेकिन बाद में उनका वही कैरेक्टर बावरी का राउंड कर दिया। अब्दुल के कैरेक्टर के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो एक दुकानदार था जो कि सोसाइटी वालों के साथ बैठकर मजे करता था, लेकिन बाद में उसका कैरेक्टर भी ऐसे बना दिया कि वो छोटे बड़े काम ही करता रहता बस। ऐसे टप्पू सेना के साथ हुआ। भाई टप्पू सेना शरीर से तो बढ़ गई, लेकिन दिमाग से वो स्कूल के बच्चे ही हैं। उनकी लाइफ को भाई एक्सप्लोर ही नहीं किया गया। ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं टप्पू सेना के अंदर, वो सारे के सारे अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते थे, लेकिन जितने भी टप्पू सेना के मेंबर्स हैं वो सबके सब एक रिपीटेड लाइफ के अंदर बन के रह गए। पोपट लाल की शादी बार बार होने वाली होती है, लेकिन लास्ट में वही स्टोरी लाइन वापस से रिसेट हो जाती है वहीं पर। कभी सिचुएशन सपना निकलती है तो कभी भाई किसी से गलती हो जाती है और हर बार उनका रिश्ता ही कैंसिल हो जाता है। मेरे यहाँ पर भाई छोटे छोटे बच्चों की शादी होगी, लेकिन पोपट लाल की अभी तक शादी नहीं हुई। तो भाई जो स्टोरी है तारक मेहता की, ये एक ग्रोथ नहीं पकड़ पा रही है। ऑडियंस को पहले से पता है कि भाई कुछ परमानेंटली चेंज नहीं होगा। जब चीजें हमें ऑलरेडी पता है, जो हमने ऑलरेडी देख रखा है, तो भाई सस्पेंस काम ही नहीं करने वाला। और सबसे बड़ा डाउनफॉल भी यहीं से शुरू हुआ जब मेन कैरेक्टर्स ने शो को छोड़ना चालू कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर था और यहाँ तक कि शो का मेन पोस्टर भी वही कपल था और वो थी दया बहन।
जैसे दिशा वकानी ने 2017 में मां बनने के बाद शो से थोड़े टाइम के लिए ब्रेक लिया था और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थे। यहाँ तक कि दया और जेठालाल उस शो में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट थे कॉमेडी का। उन दोनों की केमिस्ट्री को रिप्लेस किया ही नहीं जा सकता था। मेकर्स बार बार बोलते थे कि भाई इनका कमबैक होगा, वो वापस से आएंगी, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। वो वापस से तारक मेहता का उल्टा चश्मा में लौट के आए ही नहीं और अभी वो वापस आने भी नहीं वाली। और उसके बाद तो कई सारे कैरेक्टर्स की लाइन लग गई जहाँ पर वो शो को ही छोड़ने लग गए, जहाँ पर टप्पू 3 बार चेंज हो गए। भव्य गांधी जो कि 2008 से 2017 तक था, फिर राज आनंदक 2017 से 2022 तक रहा, फिर नीतीश भलूनी जो कि 2023 से और अभी तक काम कर रहा है, और सोनू तो भाई यहाँ पर 4 बार चेंज हो चुकी है। पहले झील मेहता थी जो कि 2008 से 2012 तक रही, फिर निधि भानुशाली जो कि 2012 से लेकर 2019 तक रही, पलक सिंधवानी जो कि 2019 से 2024 तक, और फिर खुशी माली जो कि 2024 से लेकर प्रेजेंट अभी काम कर रही है। और फिर इस शो के ऑलमोस्ट मेन कैरेक्टर जो कि तारक मेहता थे, उन्होंने भी इस शो को लीव कर दिया। फिर अंजलि मेहता, रोशन सिंह सोडी, गोली, बावरी, फिर रीटा रिपोर्टर और भी कई सारे कैरेक्टर्स ने इस शो को छोड़ दिया। डिफरेंट जो एक्टर्स थे उन्होंने डिफरेंट रीजंस के कारण इस शो को छोड़ा। कोई अपनी लाइफ पर फोकस करना चाहता था, कोई अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहता था, किसी को अपने करियर में ग्रोथ चाहिए थी, कोई अपने पर्सनल रीजन की वजह से छोड़ना चाहता था, और यहाँ तक कि कई सारे एक्टर्स के झगड़े हो गए थे। अब तुम ऐसा मत समझ रहा कि भाई नए एक्टर्स बुरे हैं, लेकिन तुमने ये तो सुना है ना भाई ओल्ड इज गोल्ड। लेकिन जो ऑडियंस थी उनको वही पुराने कैरेक्टर्स वाली बात पसंद थी। वैसे कुछ कैरेक्टर्स तो भाई इस दुनिया में भी नहीं रहे, जैसे कवि कुमार आजाद एंड नड्डू काका, लेकिन बैक एंड चीजें और भी ज्यादा खराब थी जो कि कभी सामने आई नहीं। जैसे शैलेश लूदा ने 2008 से 2022 तक तारक मेहता के कैरेक्टर को प्ले किया जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था उस शो के अंदर। ऐसा मत समझना कि भाई उनका नॉर्मल सपोर्टिंग कैरेक्टर ही था इस शो में। उनका कैरेक्टर जेठालाल का फायर ब्रिगेड था। यहाँ तक कि एपिसोड्स के एंड में वही आके कंक्लूड करते थे। उन्होंने बताया कि उनकी 1 साल की पेमेंट पेंडिंग थी। फिर मार्च में भी रोक लिया लगातार। तो फिर मैं लगातार काम कर रहा हूँ और आप जानबूझ के पैसा नहीं दे रहे हो, सिर्फ आर्म ट्विस्ट करने के लिए। और चूंकि आपकी भाषा मुझे स्वीकार्य नहीं थी, मैं तो छोड़ ही चुका था। फिर मैंने अल्टीमेटली एक मेल किया 5 अप्रैल को, इफ यू डू नॉट रिलीज दिस आई विल नॉट कम फ्रॉम टुमारो। अभी तक तो मैं आ रहा था गुड जेस्चर में। जो मेकर से उनका कहना था कि उनको पेमेंट देने से मना नहीं बोला था, बस उनको फुल और फाइनल डॉक्यूमेंट को साइन करना था। लेकिन जो शैलेश थे उनके अकॉर्डिंग उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर मीडिया से बात ना करने जैसी एक्स्ट्रा कंडीशन भी थी, जिनको वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। क्योंकि जो इस शो के प्रोड्यूसर और क्रिएटर थे आसित कुमार मोदी, उनसे उनका झगड़ा हो गया था और इसीलिए सारी चीजें हो रही थी। इसके बाद उन्होंने एनसीएलटी अप्रोच किया और फाइनली दोनों पार्टीज के बीच में सेटलमेंट हुआ, जिसमें शैलेश लूदा को 1 करोड़ से भी ज्यादा पे किया गया। लेकिन फिर उसके बाद एक एक्ट्रेस ने बहुत ज्यादा सीरियस एलिगेशन लगाए, जेनिफर मिस्त्री, जिसने रोशन सोडी का कैरेक्टर लगभग 15 साल से प्ले किया। उन्होंने भी 2023 में इस शो को छोड़ दिया और उन्होंने इस शो के प्रोड्यूसर के ऊपर कई सारे सीरियस एलिगेशंस लगाए, जैसे उनके साथ हैरेसमेंट हुआ, उनके ऊपर इनअप्रोप्रिएट कमेंट्स पास किए गए, उनके साथ मेंटल हैरेसमेंट हुआ, ह्यूमिलिएशन हुआ उनके साथ, और यहाँ तक कि उनके पेमेंट्स भी कई टाइम तक पेंडिंग रखी गई। असित मोदी इस प्रोडक्शन के मेंबर्स ने तो डिनाई कर दिया कि ऐसा उन्होंने कुछ देखा नहीं और इस एलिगेशन को डिनाई कर दिया। 2024 में लोकल कंप्लेंट्स कमेटी के डिसीजन में रिपोर्टेडली आउटस्टैंडिंग ड्यूज क्लियर करने को कहा गया और एडिशनल 5 लाख रुपए कंपनसेशन ऑर्डर हुआ। फिर बाद में पलक सिंधवानी ने भी ऐसे कुछ एलिगेशंस लगाए। उन्होंने 2024 में एग्जिट लिया और उन्होंने ये बताया कि उनके ऊपर प्रोडक्शन ने एक्सप्लॉइटेशन किया है और यहाँ तक कि जो प्रोडक्शन है उन्होंने उनके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करने के एलिगेशंस लगाए। लेकिन 2025 में दोनों साइड से रिजॉल्व हो चुकी है चीजें, पर स्टिल प्रोडक्शन हाउस के बीच में और उन कैरेक्टर्स के बीच में सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, जिस वजह से कैरेक्टर्स वापस आ भी नहीं सकता। तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक कोई ऐसा शो नहीं था जो कि लोग आते हैं और देख के बस चले जाते हैं। ये इकलौता एक ऐसा शो है जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी और यहाँ तक कि काफी लोग इसको देखा करते थे। ये कंप्लीट एक मेन स्ट्रीम शो था और अभी भी है। वैसे तो जो इंडियन फैमिलीज है उनके घर पर बार बार सारे एपिसोड चलते रहते हैं। यूट्यूब पर भी इन एपिसोड्स के ऊपर मिलियंस में व्यूज हैं और यहाँ तक कि इस शो से रिलेटेड कई सारे मीम्स बनते रहते हैं बहुत सारे। जो लोग आज के जमाने में जहाँ पर नेटफ्लिक्स है, सोशल मीडिया है, तो आज भी जो टीवी देखते हैं वो स्टिल इस शो को देखना पसंद करते हैं। और इतनी बड़ी फ्रेंचाइज को इस तरीके से एंड करना भाई ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है और यहाँ तक कि डायरेक्टर के लिए भी बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता है, क्योंकि अभी भी इसके कई सारे व्यूअर्स है जो कि एग्जिस्ट करते हैं और इसलिए इसके मेकर्स को लगा कि इस शो को बंद करने से बढ़िया भाई इसके कैरेक्टर्स को रिप्लेस कर देते हैं और यही उनके लिए एक बहुत ज्यादा सेफ ऑप्शन था। लेकिन जो क्रिएटिव डिक्लाइन है और कमर्शियल फेलियर है वो सेम नहीं होता। वो लोग अभी भी बहुत पैसा छाप रहे हैं, जिसके पुराने एपिसोड आज भी लोग देखते रहते हैं, उसके ऊपर आज भी बात होती है। लेकिन अभी के टाइम पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा के 2 वर्जन एग्जिस्ट करते हैं। एक है वो पुराना वाला ओजी तारक मेहता का उल्टा चश्मा, अगर खाना खाते वक्त भाई किसी को कुछ देखने को नहीं मिलता तो वो सीधा तारक मेहता ही लगा देते हैं और वही पुराने एपिसोड देख के भाई लोगों को बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिया हिट होता है। और एक तरफ नया तारक मेहता का उल्टा चश्मा जिसके नए एपिसोड्स भी आते हैं, जिसमें कैरेक्टर्स को भी रिप्लेस कर दिया गया है। अभी के टाइम पर एकदम नई फैमिली आ गई ताकि इस शो का नाम चलता रहे, ऐसा नहीं लगे कि भाई ये शो बंद हो गया। यहाँ तक कि ऐसे कई बार र्यूमर्स आए कि जेठालाल इस शो को छोड़ने वाले हैं और मे बी वो बहुत जल्दी इस शो को छोड़ भी दें, आई डोंट नो। पर अगर जेठालाल इस शो को छोड़ते हैं देन भाई इस शो का एंड वहीं पर हो जाएगा, क्योंकि वो इकलौते ऐसे कैरेक्टर है जो कि इस पूरे शो को होल्ड करके रखे हुए हैं। अगर शुरुआत से देखा जाए देन भाई इस शो की सक्सेस ने इस प्रोडक्शन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट किया कि इन्हें जल्दी जल्दी और अच्छा कुछ डिलीवर करना है और उसी प्रोडक्शन प्रेशर के चक्कर में राइटिंग भी खराब हो गई। अब सस्पेंस के नाम पर ज्यादा कुछ बचा है नहीं, कोशिश बिल्कुल
बिल्कुल की जाती है, लेकिन भाई जो ओरिजिनल एक्टर्स है उनके जाने से भाई इनके बीच में केमिस्ट्री भी खत्म हो चुकी है, वो इम्पैक्ट ही फील नहीं होता भाई सारे कैरेक्टर्स में। और वही शो की बची हुई ब्रांड वैल्यू और वही नॉस्टैल्जिया अभी तक इस शो को चला रहा है। बाकी सोशल मीडिया की वजह से कंज्यूमर पैटर्न भी बहुत हद तक बदल चुका है। कई सारे लोग भाई सोशल मीडिया पे अपना बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। कई सारे लोग भाई आज के टाइम पे टीवी खोलते ही नहीं है। तो भाई चीजें बहुत हद तक बदल चुकी हैं और इसी वजह से ये इम्पैक्ट भी भाई टीवीज पर दिख रहा है और उनके शोज पर भी दिख रहा है। बाकी यही मेन रीजन है जिस वजह से ये शो इस हालत में। बाकी व्हाट डू यू थिंक, मुझे अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में बताओ। तुम इसको कब देखते थे, कब देखना बंद कर दिया, मुझे बताओ। मैंने तो भाई कब से देखना बंद कर दिया, मैं पुराने एपिसोड देखता हूँ कभी कभी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तुम मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर सकते हो। वहां पर हमारे 20,000 फॉलोवर करने हमें मैं अटक चुका हूँ, तो जाओ जाकर फॉलो कर लो। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हमें 3 लाख सब्सक्राइबर्स करने हैं, तो जाओ सब्सक्राइब करो और 1 मिलियन तक भी पहुंचना है। तो इसलिए भाई सपोर्ट करते रहो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस एंड लव एंड बाय बाय।